बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। तमाम 9th और मैट्रिक के तलबा को हम खुशामदीद कहते हैं आज की क्लास में। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम अपनी बात को शुरू करें और न्यूमेरिकल्स की कंटिन्यूशन को आपके सामने पेश करें कि क्योंकि हमारा कंटिन्यू जो चल रहा है टॉपिक वो न्यूमेरिकल्स का ही है, लेकिन अब जो हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे उससे पहले एक टॉपिक को, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये टॉपिक नहीं समझेंगे तो अगले न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। कभी आपने देखा कि किसी भी दरख्त से कोई पत्ता टूटा और वो सीधा नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ आके गिरा। कभी आपने देखा कि दरख्त से कोई फल टूटा और नीचे सीधा आके गिर गया। कभी आपने इस बात पे गौर किया कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं, यानी ये इस वक्त आपने इसको होल्ड किया हुआ है और अगर आप इसे छोड़ें तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है। और कभी आपने इस बात को सोचा कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट लें, ये हमारे पास एक छोटा सा पैकेट है, अब अगर आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ उछालें, ये वापस टर्न लेके आपके हाथ में आ जाता है। इन तमाम एग्जाम्पल्स में जो मैंने अभी आपके सामने पेश की, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस ऑब्जेक्ट को अपनी फोर्स के ज़रिए से नीचे किया हो, खुद ब खुद ही गया, हमने तो बस छोड़ दिया था। इसी तरीके से आपने देखा कि कोई फल ऊपर से जब नीचे टूट के गिरता है दरख्त से, दरख्त की टहनी से, तो कोई लेके ऐसे जा नहीं रहा होता, बल्कि वो टूटता है और बस नीचे गिर जाता है। इसमें बज़ाहिर जो कोई एक्सटर्नल लगती हुई फोर्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको मालूम है कि हर मोशन से पहले, हर मोशन के पीछे एक फोर्स होती है जो उसको मूव कराती है। ये बात हमने बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में कहीं आपको बताई थी। और जो फोर्स इसको नीचे की तरफ गिराती है या ज़मीन के सरफेस तक लेकर आती है, वो कहलाती है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेविटी हमारे पास नीचे की तरफ जो पुल कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो उसको मूव करा के अपनी तरफ खींच लेती है। तो हर चीज़ ज़मीन की तरफ मूव करके नीचे की तरफ आती है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई फल टूटे और वो उड़ता हुआ चला जाए। परिंदा तो है, लेकिन परिंदा तो जाहिर है वो अपनी फोर्स से उड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, इसी के जब भी कोई चीज़ नीचे की तरफ फॉल डाउन होती है तो उसे हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग डाउन। फ्रीली फॉलिंग डाउन, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आके गिरती है तो वो फ्रीली नीचे मूव करती है। इसी तरीके से जैसे हमने इसको ऊपर की तरफ उछाला था, इसको थ्रो किया था, तो ये थ्रो भी फ्रीली हुआ था। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको फोर्स लगा के या इसकी वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करके यहाँ से पुश तो हमने दिया है, यकीनी बात है, लेकिन ये पुश जितना भी हमने दिया, अब ये फ्रीली अपने तौर पे ऊपर जाएगा, रुकेगा और फिर नीचे आ जाएगा। ये मैंने एक स्लो मोशन में आपको एक इसकी मोशन दिखाई है, मैं फिर दिखा देता हूँ। आपने क्या किया कि यहाँ से इसको एक पुश तो दिया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये रुकेगा और फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी मोशन में इसके ऊपर कोई आपका हाथ या आपकी तरफ से लगने वाली कोई फोर्स इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। आइए इस बात को इस डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा हुआ है,
आप इसको ऊपर की तरफ उछालते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पहुँचा, क्रॉस किया और ऊपर गया, यहाँ पहुँचा, इसको क्रॉस किया, ऊपर पहुँचा, तो ये इस जगह पे आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल दी कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाके वो लम्हे भर के लिए रुकता है और रुकने के बाद फिर दोबारा अपनी मोशन को जारी रखते हुए उसी तरह से नीचे फॉल डाउन होता है, जैसे ये आपको ऑब्जेक्ट नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है और फाइनली वो फिर दोबारा यहाँ पे पहुँच जाता है। तो आपने देखा कि इसमें एक ऑब्जेक्ट जो ब्लू कलर से शो किया गया है, इसको ऊपर थ्रो किया, थ्रो करने के साथ साथ ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे उसने अपनी मोशन को ज़ीरो किया, यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और फिर उसके बाद वो नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर यह कि यहाँ ज़ीरो का पता कैसे चलता है, तो इसकी हम एग्जाम्पल आपको यूँ दे सकते हैं कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपको पता चला कि जिस गली में आपको मुड़ना था वो तो पीछे रह गई, अब आपको रिवर्स में लाना है गाड़ी को ताकि वहाँ पर आप उस गली में जा सकें। तो क्या होगा कि आप जिस स्पीड से जा रहे थे उसी स्पीड से आप रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे, बल्कि गाड़ी को रोकेंगे, उसके बाद रिवर्स आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो रिवर्स करते वक्त यानी वापस आते वक्त उसे यहाँ रुकना पड़ता है और फिर वो नीचे फॉल डाउन होती है। इस पूरी मोशन में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में कोई आपने इसके ऊपर अपनी फोर्स नहीं लगाई, सिवाय इसके कि आपने यहाँ पर एक फोर्स लगा के इसको इनिशियल वेलोसिटी पे रख दिया था, इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी। ठीक हो गया। अब यहां से जब यहां पर ये बॉडी पहुंच रही है तो यहां जो आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की वो ज़ीरो नहीं थी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, वो ज़ीरो वेलोसिटी नहीं थी। और जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है या ये बॉडी ऊपर जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और यहाँ पर पहुँच के इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे vi इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा, जबकि इस पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है vf उसको ज़ीरो कर दिया। दो बातें तो यहाँ समझ में आ गई कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर फ्रीली थ्रो की जाती है, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की जानिब वर्टिकल मोशन में थ्रो की जाती है और ये फ्रीली हो रही है, फ्रीली मोशन हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद जब इसकी फॉल डाउन इसका शुरू होता है तो अब ये रुकी हुई बॉडी है, लम्हे भर के लिए रुकती है, तो मोशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ कि यहां से ऊपर जाते हुए इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो थी। हम एक काम यूं करेंगे कि जब ये फॉल डाउन होना शुरू होगा तो इसकी मोशन को अलग से डील करेंगे। अब यहां से फॉल डाउन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और जब नीचे आ रही होगी तो इसकी ये जो यहाँ पे जहाँ से इसने वेलोसिटी अपनी मोशन शुरू की थी वहीं पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आपको मिलेगी जो कि ज़ीरो नहीं होगी। अब इसमें एक बात बहुत सिमेट्रिकली नज़र आ रही है। जब आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी वो भी ज़ीरो नहीं थी, जब ये वापस अपनी उसी लेवल पे आके यानी लेवल ऑफ द ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो तब भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ से इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो इक्वल होंगी,
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आपने इसको प्रोवाइड की थी और वापस आने के बाद जो स्ट्राइक करते वक्त इसकी वेलोसिटी है वो दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंक दिया, जब ये सारा सफ़र करके वापस यहाँ आएगा और इस लेवल पे पहुँचेगा तो इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जो है वापस आते वक्त इसकी वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस लेवल पे इसको चेक किया जाए तो यहाँ से वेलोसिटी इसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। चलिए फर्स्ट कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड हुई। तो जब ये वापस आके इस लेवल पे आ चुकेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फिर दोबारा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी सेम लेवल पे इसकी वेलोसिटी सेम रहती है। सेम लेवल पे इसकी वेलोसिटी सेम रहती है। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो वापस आते वक्त इसी लेवल पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि एक कॉमन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है और कॉमन पॉइंट है नीचे से ऊपर जाती हुई बॉडी का या ऊपर से नीचे आती हुई बॉडी का, ये एक कॉमन पॉइंट है। तो नीचे से ऊपर जाती हुई बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और ऊपर से नीचे आती हुई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको असल में दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं अपने प्रॉब्लम को। यानी यूं समझ लें कि अगर हम इसको यूं कर दें, ठीक है, ये हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये दो पार्ट्स पे स्प्लिट हो गया। एक नीचे से ऊपर जाने वाला प्रॉब्लम हो गया, एक ऊपर से नीचे आने वाला प्रॉब्लम हो गया। इन दोनों को अलग अलग हमेशा डील करेंगे, इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। अब जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो गई। जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम एक छोटा सा पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या एक बहुत बड़ा ब्लॉक नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और उसको कहते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी, ये स्मॉल जी असल में एक्सेलरेशन है। पहले तो स्मॉल ए हुआ करता था, अब स्मॉल जी ये एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब हमारे पास फ्रीली मोशन होती है, चाहे वो अप साइड मोशन हो या वो डाउन साइड मोशन हो। लेकिन फ्रीली डाउन साइड मोशन या फ्रीली अप साइड मोशन, दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल जी के साथ रिलेट यानी सिंबलाइज करते हैं और वो कांस्टेंट होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये चूंकि ऊपर जाती हुई बॉडी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी छोटी है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसलिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, इसलिए एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो चुनाचे g की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव में जब कोई बॉडी ऊपर फ्रीली अपसाइड मोशन में हो, और g की वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब कोई बॉडी फ्रीली डाउन साइड मोशन में। तो ये तो बात तय हो गई कि अब अगर कोई फ्रीली मोशन हो रही है, चाहे नीचे से ऊपर हो रही है या ऊपर से नीचे हो रही है, तो उसमें हमारे पास g की वैल्यू कांस्टेंट होगी 9.8। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी बुक में कहीं कहीं पर माइनस यानी 9.8 को 10 भी लिया हुआ है। तो अगर हम 9.8 ले लें तब भी दुरुस्त है और 10 ले लें तब भी दुरुस्त है, इसलिए कि बुक में हमारे पास
ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसकी वैल्यू पाई जाती है। तो अगर किसी ने 9.8 लिखा वो भी ठीक है, और अगर 10 लिखा तब भी ठीक है। अब हम आते हैं इस पर कि हमने अब तक जो इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल की हैं क्या अभी भी वही रहेंगी? तो आइए एक नज़र इस पर दौड़ाते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास थी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, अब बन जाएगा जी टी, यानी ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। और जहाँ एस असल में ये डिस्टेंस था हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब ये चूंकि हाइट वाला मामला आ गया इसलिए इस एस को एच से रिप्लेस कर देंगे। चुनाचे s इज इक्वल टू वी आई टी की जगह आ जाएगा h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी टी स्क्वायर, और इसी तरह से 2as की जगह 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई, ये आपके पास आ जाएगा। तो जो नई इक्वेशंस आपके पास आती हैं तो वो वही वाली इक्वेशंस जो पिछली हमने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास जो उसकी नई शक्ल आ रही है सामने, वो ये 3 इक्वेशंस हैं 1 2 3, और ये कहलाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें कोई 5 6 7 नहीं आ रहा, बल्कि वही थर्ड 3 इक्वेशंस हमारे पास आ रही है। एक जुमला मैंने यहाँ पर लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, ओनली 2 गिवन फैक्टर्स आर एनफ। इसका क्या मतलब है? हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये तय किया था कि हमारे पास 3 इंफॉर्मेशंस होंगी तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकेगा। लेकिन जो हमारे पास ये मोशन अंडर द ग्रेविटी है, मोशन अंडर द ग्रेविटी, उसमें आपको सिर्फ 2 गिवन फैक्टर्स काफ़ी हैं। क्योंकि इसलिए कि आपके पास g की वैल्यू तो अंडरस्टूड है ना, अगर क्वेश्चन में ना भी दी जाए तो आपको पता है कि 9.8 होगी, वो क्वेश्चन में अमूमन दी भी नहीं जाती, वो आपको खुद ही से उसमें अपने डेटा में लिखनी होती है। चुनाचे हम अब जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी और चौथी चीज़ आपको यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी ही नहीं जाएगी, वो आपको खुद लिखनी होगी। तो ये था आज का हमारे टॉपिक का वो कंस्ट्रक्शन उस टॉपिक की, कि इस कंस्ट्रक्शन की बेसिस पर हम अपने अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। लेकिन इस वीडियो को आप एक मरतबा और गौर से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकें। और फिर आपसे गुजारिश यही है कि अपने रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसके बग़ैर आपका काम अधूरा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।